ऐसे ही उदयपुर में भी सांप्रदायिक जो एक हिंसा कह लें उसको, या एक जो है कि घृणा कह लें, उसके तहत एक आदमी का गला काट दिया गया। जब ऐसा होता है तो वहाँ हम सब लोग खड़े नज़र आए और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मजम्मत करी उस बात की, किसी ने अपराधी का साथ नहीं दिया। सरकार भी वहाँ खड़ी रही, 2-2 नौकरियाँ भी मिली, लेकिन जब इनकी मौत हुई तो कहीं ना कहीं कितने नुमाइंदे सरकार के वहाँ पहुँचे, कितने मंत्री वहाँ पहुँचे, हमारी कम्युनिटी के ही बहुत सारे जो है जिम्मेदारान हैं, MLAs हैं, मंत्री हैं, जो और हैं, कितने लोग वहाँ पहुँचे। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड है, हम जो नगर विधानसभा के विधायक हैं वाजिब साहब, उनके साथ एक बातचीत के तौर पे हम इसको शूट कर रहे हैं। और वाजिब साहब जो नगर से एक युवा विधायक हैं और तालीमी मैदान में इन्होंने काफ़ी काम किया है और बहुजन समाज पार्टी की टिकट पे जीत करके इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और अभी ये पूरी तरह से अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, चाहे तालीम का मामला हो चाहे और डेवलपमेंट का मामला हो। तो वाजिब साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन की आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कहाँ क्या हुई। शुक्रिया फारूक भाई, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके सारे व्यूअर्स का। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के आपके जानिब से मुझे उन सब से रूबरू होने का मौका मिला। मेरी पैदाइश नगर में ही हुई और उसके बाद स्कूलिंग, बेसिक स्कूलिंग तो अपने गांव में सीकरी में हुई। उसके बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी मेरी स्कूलिंग दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया का जो स्कूल है वहाँ से हुई और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मेरी हायर एजुकेशन हुई और वहाँ हमारा लैंड डेवलपमेंट और एजुकेशन का ही बिज़नेस भी है। 2013 के अंदर मैं इस राजनीति की फील्ड में आया और मैंने 2013 का चुनाव लड़ा, जहां मैं सेकंड रहा, रनर अप रहा। उसके बाद और लगातार 5 साल मेहनत की और 2018 में आप सबकी दुआओं से नगर विधानसभा की सबसे बड़ी जीत मुझे मिली, जहां माइनॉरिटी सिर्फ 20% के आसपास है। वहाँ मुझे करीब लगभग 27,000 वोटों से सभी कम्युनिटी के लोगों ने जिताया और उसके पीछे उन सब का एक ही उम्मीद थी कि ये इलाके का बच्चा है, पढ़ा लिखा है, विदेशों में इसका एक्सपीरियंस भी है, तो हमारी विधानसभा के लिए अच्छे बदलाव आएंगे। और आज लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। मैं और मेरे क्षेत्र की जनता अपनी जो उनकी उम्मीदें थी उन सब से संतुष्ट है और मैं भी संतुष्ट हूँ कि मैं अपने इलाके के लिए कुछ कर पाया। आप बहुत सिंपल सोबर भी हो और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां आप पढ़े हो, आपने वहां अपना बिजनेस जॉब जो भी किया है, वापस अपनी धरती पर लौट करके आए और युवा अवस्था के अंदर ही, तो ये खिदमत का जज्बा पॉलिटिक्स के ज़रिए आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, खिदमत के बहुत सारे ज़रिए हो सकते हैं, जैसे आपने कहा, सही बात है, लेकिन हमने दुनिया देखी और मैं बहुत साधारण परिवार से किसान का बेटा हूँ। वो किसान के घर से निकल के दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया और वो कारोबार का सफ़र मैंने बड़ी मुश्किल से तय किया है और मैंने बहुत सारे ज़िंदगी के पड़ाव देखे हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ने आज मुझे काबिल बना दिया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि औरों की ज़िंदगी में वो पड़ाव आसान हो जाएं, कुछ बेहतर कर सकें। अल्लाह ने मुझे तो कामयाब कर दिया, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी की अहमियत या उससे कुछ फ़ायदा ऐसा हो सके कि हमारे जो इलाका है, जो कम्युनिटी है, उनको की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकूँ, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा हो सकता है। बदलाव लाने के लिए आप किसी स्पेस में हैं, मीडिया भी एक माध्यम है, सोशल सर्विसेज बहुत लोग करते हैं, हमारे जो है बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग बेनामी मदद करते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल जो स्पेस है, जब तक यहाँ मजबूती से सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो जो इलाके की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ करीब 5-6 लाख की आबादी है, सिर्फ एक तहसील थी, एक बिजली का ईएनओ ऑफिस था, तो मतलब बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। एक भी कॉलेज नहीं था। लास्ट टाइम पे वसुंधरा सरकार ने कॉलेज चालू किया 2018 के अंदर, तो वो मतलब 2 कमरों में चालू किया। तो इतनी बड़ी विधानसभा में ना कोई कॉलेज है, ना स्कूल्स हैं और ना अस्पताल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिर्फ 2 30-30 बेड के अस्पताल थे पूरी विधानसभा के लिए। तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल स्पेस में आके सरकार के साथ
हाथ में हाथ मिला के साथ चलकर हम मजबूती से अपने इलाके की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। उसी कोशिश के अंदर मैंने राजनीति में कदम रखा और लोगों ने अक्रॉस द मतलब जो कम्युनिटीज़ हैं, सब ने मुझे बहुत मोहब्बत के साथ मुझे मौका दिया और मैं कहता हूँ सब मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी विधानसभा में अब तक डेवलप हुआ, जब से वो विधानसभा बनी है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 20, 30, 25, 40 सालों में डेवलप हुआ, उसके बराबर उससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 4 साल में वहाँ खड़ा हुआ है, जो आम जनता के काम आएगा। मोटे मोटे आपके इस 4 साढ़े 4 साल में आपने वहाँ डेवलपमेंट, चाहे हॉस्पिटल के तौर पे, कॉलेज के तौर पे, स्कूल के तौर पे, या और कोई सड़क का है, कोई पुल का है, वो क्या क्या आपके कार्यकाल में हुए हैं? देखिए बहुत सारी बेसिक, देखिए ये पूरा राजस्थान ही देखो ग्रामीण इलाका है, जहाँ रूरल है, वहाँ बहुत चीज़ों की ज़रूरत है और जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा कम पड़ जाता है। तो हम अगर अस्पताल की बात करें तो हमारी पूरी विधानसभा के अंदर सिर्फ 2 CSC थी, वो 30-30 बेड के अस्पताल थे। हमारे आने के बाद वहाँ पर 2 और CSC बनी, 4 और PSC बनी और एक बड़ा जिला का अस्पताल, उप जिला अस्पताल वहाँ आया, जो सारे संचालित हैं आज। अस्पताल के जो पहले बेड थे वो बेड बढ़े, पहले 30 से 50 हुए, 50 से अब 100 हो गए। ट्रॉमा सेंटर वहाँ खुला जो है कि तो हेल्थ और अलग अलग 4 जगह अलग अलग जगह अस्पताल बने, छोटे छोटे PSCs जो हैं, जो पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें ज़्यादा दूर इलाज के लिए ना जाना पड़े। आज जहाँ पूरी विधानसभा में ही गिनती के 5 डॉक्टर बैठते थे, आज वहाँ 25 डॉक्टर बैठ रहे हैं। ज़्यादा बैठ रहे होंगे, पोस्ट और ज़्यादा हैं, पर कभी कहीं कमी होती, कभी ज़्यादा होती है। तो मैं तो एक एग्जांपल के तौर पे आज 25, 30, 40 डॉक्टर वहाँ बैठ रहे हैं। तो जो आम पब्लिक है, जो सरकारी जो सुविधाओं पर डिपेंडेंट होती है, आज उन्हें बड़ी राहत मिली है। अच्छा, हेल्थ में ये हुआ। एजुकेशन में जहाँ एक कॉलेज बड़ी मुश्किल से खुला था, उसकी बिल्डिंग लगभग बन के तैयार हो चुकी है और उसके बाद 3 और कॉलेज इन 3 सालों में खुल गए, जिनमें सभी में एडमिशन अब चालू हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। सीकरी के अंदर कॉलेज खुला, उसके बाद में एग्रीकल्चर कॉलेज वहाँ खुला, उसके बाद में अभी जो है गर्ल्स कॉलेज हमने वहाँ खुलवाया। तो और ये अलग अलग जगह तीनों चीज़ें बन रही हैं ताकि एजुकेशन अच्छी हो। करीब 25-30 स्कूल जो है अपग्रेड हुए, ताकि बच्चों को जो गाँव में, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मेरे वालिद साहब, आज उनकी उम्र 75 साल है, वो जिस स्कूल से 5वीं पढ़े, वो स्कूल अब तक 5वीं का था। तो सोचिए मैं बात की स्कूलों में क्या हालत रही होगी। बेटे के कार्यकाल में अपग्रेड हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। चलो मुझे खुशी है कि वो कार्यकाल में वो स्कूल अपग्रेड, और ऐसे बड़े सारे करीब 30-25 के आसपास स्कूल अपग्रेड हुए। अब हमारी बच्चियों को, क्योंकि ग्रामीण इलाका है तो बच्चियाँ बहुत बाहर ज़्यादा दूर नहीं, तो आज शिक्षा उन्हें कम से कम उनके स्तर पर मिलेगी। इसके अलावा पूरी विधानसभा में सिर्फ 1 तहसील थी, आज वहाँ 2 और तहसीलें बनी हैं और 2 और नियुक्त तहसीलें बनी हैं, एक और उपखंड कार्यालय बना है, एक और पंचायत समिति बनी है। वहाँ पे सिर्फ बिजली का देखा जाए तो सिर्फ एक AN ऑफिस, एक स्टोर था, क्योंकि हमारा ग्रामीण इलाका है, खेती का इलाका है। एक ही स्टोर से कनेक्शन जारी होते हैं, एक ही स्टोर से सामान बढ़ता है, जो खंबे या ट्रांसफार्मर्स होते हैं। पूरी विधानसभा के लिए सिर्फ 1 ऑफिस था, आज वहाँ 2 ऑफिस हो गए और एक एक्शन ऑफिस और आ गया। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोगों को जो बिजली की समस्या है वो दूर होगी। आज जिले का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर हमारे यहाँ बन रहा है, अगले महीने चालू हो जाएगा। तो जो बिजली हमें अलवर और भरतपुर 60-60 किलोमीटर दूर आती थी, आज वो डायरेक्ट बिजली हमारे पास पहले आएगी, हम ग्रामीणों को देंगे। छोटे छोटे बिजली के सब स्टेशन बन रहे हैं, 4 नए सब स्टेशन बन रहे हैं, 2 और इनोग्रेट हो चुके हैं, 6 बन चुके हैं अब तक। तो ये सारी चीज़ें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मूलभूत ढांचा है किसी भी चीज़ का। और आप ये मुंबई जो दिल्ली एक्सप्रेसवे है, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे पूरा निकला है 5 राज्यों में लगभग जो है, इस पर एग्ज़िट हमारी विधानसभा के अंदर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके सरकार से मिला है, NHAI से, केंद्र सरकार से, और वहाँ पे करीब 100-125 हेक्टेयर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया हो चुका है, घोषित हो चुका है। कुछ NOC की कमी है, वो बन रहा है ताकि लोगों को रोज़गार मिले। तो लोगों को रोज़गार का इंतजाम हम कर रहे हैं। हेल्थ के लिए हमने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिजली का वो हो रहा है। पानी के अंदर जो है लगभग करीब 200 करोड़ रुपए तक के जो JGM के प्रोजेक्ट हैं वो वहाँ पे चल रहे हैं। तो जो बेसिक नीड्स है आम जनता की,
वो अच्छी हो रही है। ऐसा कौन सा काम जैसे वो होना चाहिए था, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप नहीं दिलवा पाए, या आपका आगे का एजेंडा है कि वो ऐसा काम जो आगे मैं करूँगा, या अभी भी वक्त है ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो? देखिए, जिन चीज़ों को मैं सोच के चला था और तो वो सारे काम हमने किए और उनसे ज़्यादा किए एक विधानसभा के हिसाब से। वैसे तो पूर्ति कभी नहीं हो पाती है, अभी बहुत सारी चीज़ें भी, हमारे बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो और पीछे हैं, वो और अपग्रेड होने चाहिए। और स्कूल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, ये वो सब जो चीज़ें हैं वो अभी जो है और अपग्रेड होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारे काम हैं। तो शिक्षा में बेसिक पे हमें लगता है अभी और काम करने की ज़रूरत है, उसके लिए और वक्त चाहिए, तो उसमें हमारा थोड़ा सा वक्त और लगेगा। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं इनका अच्छा क्रियान्वयन होना, बिल्डिंग्स बनना और जो धरातल पे 100% चालू होना, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और वो होनी चाहिए। अच्छा, मतलब अभी चुनाव 5-6 महीने बाद हैं, तो कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ और मैंने बहुत सोच समझ के पार्टी ज्वाइन की। मैं बहुजन समाज पार्टी से जीता। मैं बहन जी का और उस पार्टी का आज भी बहुत आदर करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिला। पर निश्चित तौर पे जनता ने मुझे चुन के भेजा काम करने के लिए, और जब हम काम करना चाहते हैं तो हमें मजबूत सरकार चाहिए और हम उसके मजबूत हिस्सेदार चाहिए। प्रदेश में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि प्रदेश को सरकार को गिराने की कोशिशें हुई। बीजेपी बहुत दिन से इसको अनस्टेबल करना चाह रही थी, तो सरकार को मजबूत करना बहुत जिम्मेदारी थी, और वो तभी मजबूत हो पाती जब हम उसमें मिल के उसको मजबूत करें, और उस मजबूत करने का फल हमें मिला। ऐतिहासिक काम हमारी विधानसभा में हुए, और कांग्रेस जैसा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, इसमें हम अभी काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम कांग्रेस से दोबारा चुने जाएंगे। अच्छा, मंत्रिमंडल के जब विस्तार हुए, आपका भी बार बार नाम था कि भाई वाजिब साहब को भी वहाँ उधर से उस इलाके से बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ये पूरे कार्यकाल में रही कि भाई अपने को भी इसमें मौका मिलना चाहिए था, क्यों अपन इसके हकदार थे, लेकिन वो नहीं मिला। देखिए, जो आदमी जिस स्पेस में होता है वो स्पेस में वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने का मौका मिले। निश्चित तौर पे मैं पहली बार का एमएलए हूँ और मुझे नहीं लगता कि पहली बार का एमएलए का कोई बहुत ज़्यादा क्लेम होता है किसी मंत्रालय पे, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वक्त लगना चाहिए। आप सीखें सिस्टम को, आप काम करने का तौर तरीका सीखें। लोग बातें करते हैं, लोग चर्चा करते हैं, जो लोग हमारे समर्थक हैं वो तो हमें और आगे के रूप में देखना चाहते हैं, तो वो ऐसी बातें करते थे। पर मेरे दिल में कभी कोई इस तरह की पद की ना कोई लालसा थी, और ना मुझे यकीन भी था कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। मुझे फिर भी सरकार ने स्टेट फूड कमीशन का चेयरमैन बना के मुझे सरकार का हिस्सा बनने का मौका दिया, उसमें काम हो रहा है। बाकी जो काम मुझे लगता है कि मैं ऐसे विधायक होकर कर पाया, मुझे लगता है कि शायद अगर मुझे कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिलती तो मैं ना कर पाता। अपने जो घाटमिका और मदरसा पैरा टीचर का मुद्दे आपने बड़ी बेबाकी से विधानसभा में उठाए थे, और लोगों ने बड़ी, आपके क्षेत्र के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने बड़ी सराहना भी की कि पैरा टीचर संविदा कर्मी है, इनका मुद्दा, और घाटमिका का जो प्रकरण हुआ उसमें। लेकिन दोनों ही मुद्दों में, घाटमिका में भी सरकार से जो उम्मीद थी वो चीज़ें नहीं मिली, और मदरसा जो पैरा टीचर संविदा कर्मी हैं इनको भी अभी तक पूरी तरह से स्थायी नहीं किया, अनुदेशक बनाया गया। इन दोनों मुद्दों पे आप अपनी सरकार से ऐसा क्या करवा सकते हैं? देखिए, मदरसा पैरा टीचर का जो मुद्दा है वो बहुत दिनों से लंबित है, बहुत पहले से चला रहा है, और हमारी सरकार ने वादा किया था, कांग्रेस सरकार जब बनी, कि हम नियमितीकरण करेंगे। और जब से ये सरकार चली तब से ही हम इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं एक बात तो पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अपनी मांग उठाना खिलाफत नहीं होती कभी भी, और जो आदमी अपनी कम्युनिटी की या सही हक की मांग ना उठा पाए तो वो रहनुमा नहीं हो सकता। चाहे वो पार्टी को वो बात अच्छी लगे या ना लगे, ये पार्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा, आम जनता ने हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, हम उनकी मांग जितने मजबूत तरीके से उठा पाएँ हम उठाएँ। हमने सारे प्लेटफॉर्म्स पे मदरसा पैरा टीचर्स का मुद्दा भी उठाया। हमने बहुत शुरू में मेव रिजर्वेशन का, कम्युनिटी रिजर्वेशन का मुद्दा भी हमने बहुत मजबूती से उठाया, और मदरसा पैरा टीचर्स के साथ वादा हुआ है, वादा हमने किया, सीएम साहब ने वादा किया, हम सब लोग वहाँ मौजूद थे, अमीन काजी साहब थे, रफ़ीक हाजी, हम भी थे। सीएम साहब चाहते हैं कि भाई इनका परमानेंट सॉल्यूशन हो, पर कई बार सरकारी नियम या कई बार ऐसी अड़चनें आ जाती हैं, और मैंने पहली बार साफ कहा, कई बार सरकार के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि इन लोगों का काम हो, चाहे उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी विचारधारा हो सकती है। तो कई बार ये भी अड़चनें रही कि चीज़ों को सही प्रेजेंट नहीं किया गया या उनके लिए बेहतर सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया,
नीयत में कोई कमी नहीं है, ना सीएम साहब की नीयत में कमी है, ना हमारी नीयत में कमी है, ना शायद नीयत में कमी है, पर कहीं ना कहीं कोई कानूनी दाव पेच ऐसे आते गए जो चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती गई। अब हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें आसान तो हुई हैं। अब जो सॉल्यूशन, क्योंकि संविदा कर्मी जब हम बात करते हैं तो लड़ाई तो मदरसा पैरा टीचर्स ने, राजीव गांधी शिक्षा कर्मी, और लोगों ने लड़ी धरनों के, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आती है तो फिर वो 1 लाख संविदा कर्मी आ जाते हैं। और जब इतना बड़ा इशू होता है तो निश्चित तौर पे सरकार को भी कई बातें देखनी पड़ती हैं, हमें प्रैक्टिकल बात भी समझनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन तो कुछ तो हुआ है। घाटमिका वाले मामले में सरकार ने जो कुछ किया और जो डिमांड थी लोगों की, आपने बड़ी बेबाकी से विधानसभा में इसको उठाया, इस मुद्दे को, लेकिन डिमांड उस तरह से नहीं मानी गई जैसे माननी चाहिए थी। तो मदरसा पैरा टीचर वाला की बात चल रही थी, तो बिल्कुल मुझे जो उनकी उम्मीदें थी वो 100% तो पूरी नहीं हो पाई सरकार से, ये मैं भी मानता हूँ। पर करंट परिस्थितियों में जो हुआ, मैं उसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मदरसा पैरा टीचर से सब्र की अपील करता हूँ कि जो हुआ वो ठीक है, इंशाल्लाह आगे और बेहतर होगा। नासिर और जुनैद का जो मामला था, निश्चित तौर पे बहुत दिल को बेचैन करने वाला हादसा था। 2 बच्चे, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, बहुत ज़्यादा अच्छे परिवार से भी नहीं थे, और उन्हें जिस तरीके से बेरहमी से जला दिया गया, उनकी मिट्टी भी उनके परिवार को नसीब नहीं हो पाई। मैं खुद उस मिट्टी में शामिल था, बस वो एक देखा जाए तो एक फॉर्मेलिटी ही थी। और उस वक्त जिस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी अनहोनी घटना में सरकार हमारे साथ खड़ी नज़र आए, कहीं ना कहीं हम खड़े नज़र नहीं आए। मैं आज भी इस बात को कहता हूँ। उनकी मौत एक सांप्रदायिक जो नफ़रत है ना, उसकी भेंट हुई है, उसकी वजह से हुई है। ऐसे हज़ार काम दुनिया में अच्छे बुरे हो रहे हैं, पर क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस देश में या इलाके में ऐसी तनाव पैदा करना चाहते हैं, जाति धर्म के नाम पे एक माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो उनका एक सोची समझी प्लानिंग थी। बजरंग दल के उसमें और दलों के सदस्य उसमें इन्वॉल्व थे। तो एक सांप्रदायिक हिंसा या सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक जो उनका भेदभाव है, उसके कारण वो बेचारे मौत के घाट उतरे। ऐसे ही उदयपुर में भी सांप्रदायिक जो एक हिंसा कह लें उसको, या एक जो है कि घृणा कह लें, उसके तहत एक आदमी का गला काट दिया गया। जब ऐसा होता है तो वहाँ हम सब लोग खड़े नज़र आए और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मजम्मत करी उस बात की, किसी ने अपराधी का साथ नहीं दिया। सरकार भी वहाँ खड़ी रही, 2-2 नौकरियाँ भी मिली, लेकिन जब इनकी मौत हुई तो कहीं ना कहीं कितने नुमाइंदे सरकार के वहाँ पहुँचे, कितने मंत्री वहाँ पहुँचे, हमारी कम्युनिटी के ही बहुत सारे जो है जिम्मेदारान हैं, MLAs हैं, मंत्री हैं, जो और हैं, कितने लोग वहाँ पहुँचे। तो अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। हालांकि कार्रवाई करने में सरकार की नीयत में कोई कमी नहीं है, कार्रवाई सरकार करना चाह रही है, लेकिन कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स या क्योंकि वो हादसा जो है अंजाम वहाँ दिया गया, हरियाणा में ले जाकर वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की सरकार है, वो जो संगठन है, कहीं ना कहीं उनसे उनकी मिली भगत नज़र आती है, वो कॉपरेट नहीं कर पा रहे, तो न्याय दिलाने में मुश्किल तो हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, कानूनी रूप से। सरकार की आज नीयत में कार्रवाई करने में मुझे नहीं लगता नीयत में कोई शक है, लेकिन जिस उम्मीद से हम सरकार को चुनते हैं अपने लिए, और अगर हमारे बुरे वक्त में हमें वो खड़ी नज़र ना आए तो दुख तो होता है। और अपना दुख अपने लोगों से कहना कोई बुरी बात नहीं है। अगर अपनी भावना हम सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो हो सकता है एहसास कैसे होगा लोगों को। नहीं, आपने विधानसभा में बड़ा बेबाकी से घाटमिका का इश्यू उठाया, लोगों ने बड़ी तारीफ भी की इसकी, हमने भी उसको 2-3 बार उस चीज़ को सुना। तो जयपुर में जो माइनॉरिटी हॉस्टल है वाजिब साहब, जो बनने के लिए 2-3 बार उसमें ज़मीनों में रोड़े अटके हैं, और अभी सांगानेर के अंदर अलाटमेंट भी हो गया है कुछ दिनों पहले। अभी भी जो स्थानीय विधायक हैं वहाँ के, उन्होंने कोई विरोध के तौर पर एक लेटर दिया है। तो इसको बनवाने के लिए कि ये बरसों से अटका हुआ है, इसको फ़ौरन सरकार कैसे भी, क्योंकि सरकार का हॉस्टल है, सरकार के डिपार्टमेंट का, कोई मुसलमानों के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ना मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। इसके लिए आप अपनी सरकार से क्या कहेंगे कि ये हॉस्टल जल्द से जल्द बना जाए, या नहीं बनाया जाए तो इसको कैंसिल कर दिया जाए? पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है जिस तरीके से वो हॉस्टल कैंसिल हुआ। ये तो शिक्षा का एक जगह है, एजुकेशन की एक जगह है, इसको आप धर्म से कैसे जोड़ सकते हो? सरकार कोई शिक्षा के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कोई स्कीम चलाती है, और जिस तरीके से वहाँ पहला जो अलॉटमेंट था जो कैंसिल किया गया, वो बहुत निराशाजनक था। और मैं उसमें उस डिपार्टमेंट जिसने कैंसिल किया, मैं उसकी कमी मानता हूँ। पहली बात तो चले,
उसमें आप सब लोगों ने, मीडिया के साथियों ने, समाज सेवियों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। हमने भी, या और हमारे जो साथी विधायक जयपुर के हैं, उन्होंने भी सरकार तक मजबूत तरीके से बात पहुंचाई कि भाई बच्चों के पढ़ने के लिए तालीम का इदारा है, हॉस्टल बनना चाहिए। और अब दोबारा ज़मीन अलॉट हो गई है, और तो वो वहाँ जल्द से जल्द बनना चाहिए, और सरकार को बिल्कुल इस पर कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। कोई दो चार पाँच आदमी या कोई एक संगठन कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि शिक्षा कहाँ दी जाएगी, कहाँ नहीं दी जाएगी? अगर 4 आदमी खड़े होकर कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, वहीं उस इलाके में या उस विधानसभा में जो लाखों लोग रह रहे हैं वो नहीं कह रहे कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, तो उनका समर्थन उस बात को है। तो 4 आदमी का विरोध करने से अगर सरकार अपने निर्णय बदलने लगी या इस पर कमी करने लगी तो ये बहुत गलत है। मैं बिल्कुल मजबूत तरीके से सरकार से आह्वान करता हूँ कि इसको बहुत जल्दी से जल्द इसको बनाना चाहिए। और अगर कोई ऐसे संगठन या ऐसे लोग इसका विरोध पैदा करते हैं तो वो शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, वो तो सामाजिक ढांचे का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जयपुर में जो आपके एमएलए क्वार्टर हैं, उनके जो आसपास ये जो ज़मीन है नवाब कल्लन के वक्फ के नाम से, और वक्फ बोर्ड ने ही माना है कि हमारी 33 बीघा ज़मीन है वक्फ की है, इसमें कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं, वो क्वार्टर वगैरह सरकार ने तोड़ दिए हैं, उसका ऑक्शन हो रहा है। तो उसका एक बड़े पैमाने पे एक डिमांड हो रही है कि वक्फ की ज़मीन है तो सरकार इसका ऑक्शन क्यों कर रही है, वक्फ के हवाले करना चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपकी इस बात से मुतमईन हूँ और इसका समर्थन करता हूँ। जो ज़मीन वक्फ की है वो वक्फ के नाम होनी चाहिए। जो लॉ है, जो मालिकाना हक जिसका है उसको मिलनी चाहिए। चलें वो इस्तेमाल होती रही सरकारी काम के लिए किसी कारणवश तो वो अलग बात है, लेकिन अब वो अगर उस काम के लिए इस्तेमाल भी नहीं हो रही तो वो ज़मीन वापस वक्फ को हैंड ओवर करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरकार को उसको जो है ऑक्शन करना चाहिए। अच्छा वाजिब साहब, आप क्योंकि तालीमी मैदान से जुड़े हुए हो और आप युवा भी हो, और सबसे बड़ा क्रेज़ ये होता है कि शादी ब्याह में जितने भी विधायक मंत्री जाते हैं सबसे ही लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन युवाओं में आपका क्रेज़ ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे देखा जाता है। अभी तो आप ही जाने कि क्या क्रेज़ है कि युवा आपके पास बिल्कुल नज़दीक आते हैं और आपने हर चीज़ का बेबाकी से जवाब भी देते हैं। युवाओं के लिए ख़ास तौर से राजस्थान में, भारत में, विदेशों में क्या स्कोप हो सकता है, क्या करें वो सोशल मीडिया का जो जहर फैलाया जा रहा है जिससे युवा अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपने युवा साथियों से ये अपील करता हूँ कि चलिए एजुकेशन की बात करें, तालीम पे बहुत ध्यान दें। जिस हिसाब से मुल्क या इलाके में या जहाँ जो आजकल सोशल जो ताना बाना इस देश का जो सामने आज है, जिसमें बहुत बड़े संगठन जो है इस देश के अंदर 80-20 की राजनीति करना चाहते हैं या कब्रिस्तान शमशान की राजनीति करना चाहते हैं, उन्होंने जहर फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और कहीं ना कहीं हम इस सब का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को कॉर्नर्ड महसूस कर रही है, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो। तो हम तालीम लें, हम अपने आप को मजबूत करें, पढ़ें लिखें और अपने परिवार को संभालें, अपने इलाके को संभालें, पॉजिटिव चीज़ें दुनिया को दें। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम भी अभी 6-7 कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में चलाते हैं पढ़ने के लिए। आप वहाँ बाहर पढ़ने भी जा सकते हैं। अभी तो राजस्थान गवर्नमेंट की भी जो इंटरनेशनल जो स्कॉलरशिप की स्कीम है ये बहुत अच्छी है, आप इसके साथ जाएं और दुनिया में बाहर जाएं, अच्छी तालीम हासिल करें, अपने आप को मजबूत करें। दूसरा, आज मैं स्पेशली मुस्लिम यूथ से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसको हमें सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इस पे गंद फैलाया जा रहा है, नफ़रत फैलाई जा रही है, आप इससे बचें। अगर आपकी कुछ भावनाएं हैं तो वो सोशल मीडिया पे जाहिर करने से कोई बदलाव नहीं ला सकते। आप किसी को कंडेम करने से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। आप उससे सीख लें कि बड़े बड़े लोग जो है आपको प्रोवोक करना चाहते हैं कि आप जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं आप भी उसी भाषा में आएँ, या आप भी जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो फेसबुक यूनिवर्सिटी चल रही है नकली खबरों के, आप भी उसका शिकार हो जाएं। तो बहुत रेस्पॉन्सिबली इस्तेमाल इसको कीजिए। और जब आपके जवाब आप कई बार लिखते हैं, कोई बात आप करते हैं सोशल मीडियाज़ पे, तो उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा साहब इससे बचें। आज के हालात में सोशल मीडिया जो है पॉजिटिव बातों के लिए आप इस्तेमाल करें, अच्छी बात आप करें, नेगेटिविटी से बचें। ना नेगेटिविटी लिखें, ना कोई नेगेटिव बातों का जवाब दें। अगर आपको जवाब देना है तो उसका अपने एक्शन से जवाब दीजिए, तालीम से, बेहतर इंसान बनकर, क्योंकि आज युवाओं का देश है। हम लोग पॉपुलेशन में युवा ज़्यादा हैं, हम पे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने
अपने इंडिविजुअल के साथ साथ हम अपने धर्म के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी या उसकी बदनामी पूरे धर्म को झेलनी पड़ती है। तो आप लोग जितने भी युवा अगर हमारे इस इंटरव्यू को देखें तो अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा समझें, क्योंकि हम लोग ही ज़माने में मिल रहे हैं। हमारे अच्छे बुरे से हम और पूरी कम्युनिटी जो है वो अच्छे बुरे हालात में बदलती है। पढ़ाई पे ध्यान दें, एजुकेशन पे ध्यान दें और सोशल मीडिया का बहुत रेस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। ये थे वाजिब साहब, नगर के एक युवा विधायक जो वहाँ के गांव में जो एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए, वहाँ पढ़े लिखे, विदेश में ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पढ़ाई की, वहाँ इनके कॉलेज स्कूल वगैरह वो चलते हैं, और वहाँ से लौट के 2013 में अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए, यहाँ की खिदमत के लिए, सेवा के लिए वापस नगर आए और नगर में चुनाव लड़ा और 2nd नंबर पर रहे और 18 के अंदर विधायक बने। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे फॉरेन कंट्री में रह कर के भी अपनी मिट्टी से जुड़ना, अपने लोगों से जुड़ना, अपने लोगों की खिदमत के प्रति जज्बा रखना और हर तरह से लोगों को मोटिवेट करना। और ख़ास तौर से मैं अगर पुनः इस चीज़ को कह रहा हूँ कि युवाओं में जो क्रेज़ है इनका, वो ये जाने या युवा जाने, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जिनकी सेल्फी और फोटो युवा के साथ होती हैं उतनी दूसरे नेताओं के साथ इतनी नहीं देखी जाती हैं। और हर सवाल का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है और अपनी मिट्टी से जुड़ करके वहाँ खिदमत करने के लिए इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।